हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल DH क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे RPWD एक्ट के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इससे CTET वगैरह में भी या अदर टेट्स होते हैं, साथ ही आपके DSSB वगैरह और B.Ed D.Ed में तो इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो RPWD की फुल फॉर्म है वो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, और इसने रिप्लेस करा था जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट थी 1995 वाली उसकी। और ये केम इनटू इफ़ेक्ट ऑन 30 दिसंबर 2016 से ये लागू हो गई थी। और क्या था, जो RPWD है उसमें 21 डिसेबिलिटी है, साथ ही आपकी जो PWD एक्ट थी उसमें 7 ही डिसेबिलिटी थी, तो इसको बढ़ा के 7 से 21 करा गया था इसमें। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स जान लेते हैं जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, एनी पर्सन हु इंटेंशनली इंसल्ट और इमिटेट्स with intent to humiliate a person with disability in any place or with public present in is punishable with imprisonment। मतलब कि कोई भी इंसान अगर क्या आता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी बेइज्जती करता है, उनकी नकल करता है इस इंटेंशन से, ये सोच के कि उसको, जो वो पर्सन विद डिसेबल्ड है उसको बुरा फील होगा या उसको नीचा दिखाने के लिए, तो ये एक पनिशेबल एक्ट है। इसके अंदर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। द रिजर्वेशन कोटा वॉज इंक्रीज फ्रॉम 3% to 4%। There will be special court in each district. These courts will handle cases of violation of rights of RPWD। मतलब कि यहाँ अलग अलग कोर्ट बनाए जाएंगे, जो कि खाली जो RPWD एक्ट है इसके उल्लंघन वाले जो केसेस होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। फ्री एजुकेशन दी जाएगी 6 से 18 साल के जो डिसेबल्ड पर्सन है उन्हें। स्टेट गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी टू एड्रेस लोकल इशू। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाएगी, जो कि RPWD के केसेस हैं या उनसे उनको कोई भी जो डिसेबल्ड पर्सन है उन्हें दिक्कत परेशानी आती है तो उन्हें सॉल्व करेंगे। डॉर्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन्हें भी इंक्लूड करा गया एज ए सेपरेट कैटेगरी, अलग कैटेगरी के। इसमें 3 ब्लड डिसऑर्डर भी इंक्लूड करे गए, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल डिजीज़। और उसके बाद नेशनल एंड स्टेट फंड भी क्रिएटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। जो नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट है वो फंड्स देंगी डिसेबल्ड पर्सन को, ताकि उनके जो ज़रूरत का नीड्स है वो सब अपनी फुलफ़िल कर सकें। Emphasis has been given to ensure accessibility of person with disability in public building, both गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। इस पे ध्यान दिया गया कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो किसी भी उसमें बिल्डिंग्स वगैरह में या वर्क प्लेस में आराम से आ जा सके। उनकी जो बिल्डिंग्स है उसमें मॉडिफिकेशन करी गई, रैंप्स वगैरह लगवाए गए, वॉशरूम में ग्रिल्स वगैरह, रोड्स वगैरह लगवाए गए। इस ये सब नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 7 to 21। 7 से बढ़ाकर डिसेबिलिटी 21 कर दी गई। एंड सेंटर के पास पावर है कि वो कभी भी और डिसेबिलिटीज़ को ऐड कर सकता है। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड करा गया। ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट में आपके दोनों डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग दोनों को इंक्लूड करा गया। फिर उसके बाद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्कलेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, फिर थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल। ये तीनों आपके ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ हैं। फिर एसिड अटैक के जो विक्टिम्स होते हैं उन्हें भी इंक्लूड करा गया। फिर पार्किंसंस डिजीज़ को, मल्टीपल डिसेबिलिटी, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन और साथ ही साथ सेरिब्रल पैलिसी को भी। अब हम एक एक करके इन डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मीन एक कंडीशन जिसके अंदर की जो 2 कैटेगरी दी गई उन्होंने। एक तो टोटल एब्सेंट ऑफ साइट, मतलब जिन्हें बिल्कुल ही नहीं दिखता। उसके बाद विजुअल एक्यूसिटी नॉट एक्सीडिंग 3/60 और लेस देन 10/200 स्नेल। मतलब विजुअल एक्यूसिटी मतलब कहाँ तक देख सकते हैं वो उसकी 3/60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो 10/200 से नीचे नहीं होना चाहिए उसको इंक्लूड करा गया। लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजुअल सबटेंडिंग एंगल जो है वो
20 डिग्री से कम हो तो इसमें ब्लाइंडनेस में इंक्लूड करा जाएगा। फिर लो विजन में देख लेते हैं, उसके अंदर इन्होंने दिया विजुअल एक्यूसिटी नॉट एक्सीडिंग 6/16 से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ 20/60 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो इसका एवरेज था वो इसमें ये दिया गया 3/60 स्नेल से लेकर 10/200 स्नेल्स तक। जो भी बेटर आई होगी करेक्शन वगैरह, मतलब लेंसेज वगैरह या फिर स्पेक्स वगैरह लगा के उसको इंक्लूड करा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं करा गया जाएगा। लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजुअल सबटेंडिंग एंगल जो है आपका 40 डिग्री से कम होना चाहिए और 10 डिग्री से ज़्यादा, तो वो लो विजन कैटेगरी में आएगा। फिर उसके बाद हम हियरिंग इम्पेयरमेंट में देख लेते हैं। हियरिंग में दोनों को इंक्लूड करा गया, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग में। डेफ का मतलब होता है वो व्यक्ति जिन्हें 70 डेसिबल तक हियरिंग लॉस और स्पीच के अंदर, और हार्ड ऑफ हियरिंग में जो है वो 60 to 70 के कैटेगरी वाले बच्चे आते हैं। फिर अब हम देख लेते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या आता है। अ पर्सनस इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट डिस्टिंक्ट फिट ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ सेल्फ एंड ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग इन अफेक्टिंग ऑफ मस्कोस्केलेटल और इन नर्वस सिस्टम और बोथ। मतलब कि वो उन व्यक्ति को इंक्लूड करा गया जो एक से दूसरी जगह खुद चल के नहीं जा सकते, और या फिर किसी सामान को या किसी ऑब्जेक्ट को एक से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। और क्या था इसका जो रिज़ल्ट है वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि उनके जो मस्कोस्केलेटल पार्ट होता है उसके अंदर या फिर उनके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, या फिर दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से उन्हें लोकोमोटर होता है। अब हम देख लेते हैं लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। लेप्रोसी के अंदर मेनली सेंसेशन से रिलेटेड होता है। अब देख लेते हैं, इसमें 3 कैटेगरी बताई हैं। लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स और फीट्स एज वेल एज लॉस ऑफ सेंसेशन इज आइज बट नॉट मैनिफेस्ट डिफॉर्मेटिव। मतलब जो ये व्यक्ति पहली कैटेगरी है उनके अंदर जो पर्सन्स को इंक्लूड करा गया है उनको सेंसेशंस नहीं होती कोई भी हाथों में और पैरों में, और साथ ही साथ उनकी आइज़ में भी कोई सेंसेशन या वो मतलब कुछ भी सेंसेशन, मतलब वो बेसिकली कुछ फील नहीं कर पाते अपने हाथों से और पैरों से। पर आप पहली कैटेगरी के जो लोग होते हैं उन्हें आप देख के बता नहीं सकते कि उन्हें लेप्रोसी है या नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी है मैनिफेस्ट डिफॉर्मेटिव, मतलब जो उनको देख के बता सकते हो कि हाँ इनके अंदर कोई ना कोई डिफॉर्मेटिव है, और साथ ही साथ उन्हें पैरालिसिस भी होता है, पर उनके पास जो मोबिलिटी होती है मतलब वो आराम से चल फिर सकते हैं, इस वजह से वो अपनी डेली इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ वगैरह नॉर्मली कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है, उसके अंदर एक्सट्रीमली फिजिकल डिसेबिलिटी होते हैं, वो ना ही चल फिर सकते हैं और साथ साथ उनकी सेंसेशन वगैरह भी बिल्कुल नहीं होती, इसी वजह से कोई भी वो ऑक्यूपेशन वगैरह नहीं ले सकते या पा सकते। उसके बाद है एसिड अटैक विक्टिम्स। अ पर्सन डिसफिगर्ड ड्यू टू वायलेशन असॉल्ट बाय थ्रोइंग एसिड और सिमिलर कोरोसिव सब्सटेंस। वो व्यक्ति जिनके ऊपर कोई भी एसिड वगैरह फेंका गया हो या फिर उसी तरीके का कोई भी अदर कोरोसिव सब्सटेंस होता हो वो गिर गया हो, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है उसके अंदर डिफॉर्मेटिव आ गया हो, तो उसे एसिड अटैक के अंदर इंक्लूड करा जाता है। फिर उसके बाद सेरिबल पैल्सी है, अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टिंग बॉडी मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन। तो सेरिबल पैल्सी में बेसिकली आपकी जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो, और साथ ही साथ आपकी जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, और इस पर हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है सेरिबल पैल्सी पे, वो आप जाके देख सकते हैं। इट इज़ कोज्ड बाय डैमेज, इसमें मतलब अगर आपका जो ब्रेन है उसके अंदर कोई भी इंजरी वगैरह हो जाए तो बेसिकली उसकी वजह से होती है, और ये आपके किसी भी टाइम हो सकते हैं, बर्थ से पहले हो या फिर ड्यूरिंग बर्थ हो या फिर शॉर्टली आफ्टर बर्थ, या फिर लाइफ में कभी भी हो सकते हैं किसी एक्सीडेंट वगैरह इंजरी वगैरह की वजह से भी। नेक्स्ट है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म एक जेनेटिकल कंडीशन है जिसके अंदर जो व्यक्ति होता है उसकी 4 फुट 10 इंच से हाइट कम होती है, तो उसे ड्वार्फिज्म में इंक्लूड करा जाता है। कॉमनली कोज ड्वार्फिज्म इज जेनेटिक म्यूटेशन दैट अफेक्ट्स बोन ग्रोथ। तो इसके अंदर बेसिकली आपकी जेनेटिक म्यूटेशन होती है, जो जीन्स होती है उसके अंदर आपकी म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ होती है वो अफेक्ट होती है। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम आईडी भी कहते हैं। इसके अंदर जो चिल्ड्रन होते हैं उनका जो एवरेज आईक्यू लेवल होता है उससे कम आईक्यू होता है, और साथ ही साथ उनकी जो सोशल स्किल्स होती है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ना ही कम्युनिकेशन स्किल होती है, और सेल्फ केयर अपना ध्यान भी ढंग से नहीं रखते, मतलब प्रॉपर हाइजीन वगैरह की इनको कुछ नहीं पता होता है। और जो डाउन सिंड्रोम होता है वो भी एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ही पार्ट है,
जो आईडी है उसको पहले एमआर कहा जाता था, मेंटल रिटार्डेशन। अब हम देखते हैं मेंटल इलनेस में, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड स्विंग्स, परसेप्शन, ओरिएंटेशन और मेमोरी दैट ग्रॉसली जजमेंट बिहेवियर, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी और एबिलिटी टू मीट अदर ऑर्डिनरी डिमांड ऑफ लाइफ। तो इसके अंदर जो बच्चा होता है उसकी सोचने की क्षमता हो गई, जो उसके जो मूड परिवर्तन होता है, काफ़ी ज़्यादा सोचने की क्षमता अफेक्ट होती है उनकी, उनकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी लेवल वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है, जिसके कारण जो ये बच्चे होते हैं इनके बिहेवियर में और साथ ही साथ काम करने की क्षमता में इनकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट इट डज़ नॉट इंक्लूड, पर ये जो मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू कम होता है वो इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जो एमआर की कैटेगरी हो जाती है वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। फिर अब है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एएसडी इज़ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये एक तरह का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और उसके काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स है और देखने को मिलता है। जो मेन जो फोकस होता है इन बच्चों का, या मेन जो सिम्टम्स होता है वो होता है इनकी जो सोशल स्किल्स होती है और कम्युनिकेशन स्किल होती है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है। ये हाइपर एक्टिव भी हो सकते हैं कई बार, और जिसके कारण इनका बिहेवियर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज्ड होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। अब हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर, ये एक तरीके का जेनेटिक डिजीज़ है, जीन्स के अंदर आपके कोई भी म्यूटेशन वगैरह हो जाती है तो उसके कारण होती है। जो रिज़ल्ट होता है उसका देखने को मिलता है हमें, जो आपकी मसल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण मूवमेंट में बॉडी की उसमें प्रॉब्लम आती है। अब इसका जो मेन वो रीज़न होता है ये वो होता है कि इनकरेक्ट या फिर मिसिंग इन्फॉर्मेशन, जो आपके जीन्स होते हैं उसमें या तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाती है, जिसके कारण कि आपका जो प्रोटीन होता है जो आपकी मसल्स को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है वो ढंग से बन नहीं पाता, जिसके कारण हमारी मसल्स होती है वो वीक हो जाती है। और इसमें हमें देखने को मिलता है क्या आता है, जो वॉकिंग जो होती है उन बच्चों की वो काफ़ी अलग होती है और अच्छे से नहीं कर पाते। लॉस ऑफ मसल्स, जो मसल्स होती है वो वीक होती हैं। मल्टीपल स्कलेरोसिस, तो ये एक डिज़ीज़ है जिसके अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी जो नर्व्स होती है उसकी जो प्रोटेक्टिव ऊपर कवरिंग लेयर होती है उसको अंदर ही अंदर खाने लग जाता है, तो मल्टीपल स्कलेरोसिस हो जाती है, जिसके कारण जो कम्युनिकेशन होता है ब्रेन और बॉडी के बीच में उसमें अफेक्ट होता है। मल्टीपल स्कलेरोसिस कॉज मैनी डिफरेंट सिम्टम्स, विजन लॉस, पेन, फैटीग एंड इम्पेयर्ड कंडीशन। इसके अंदर जो व्यक्ति होता है उसका जो आँखों की क्षमता होती है, देखने की क्षमता, वो कम हो जाती है, बॉडी में दर्द होता है, फटीक होता है, अकड़न होती है और साथ साथ उनकी इम्पेयर्ड कंडीशन भी हो जाती है, मतलब उनका जो आईक्यू लेवल है वो भी गिर जाता है थोड़ा बहुत। द सिस्टम सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो इसके सिम्टम्स होते हैं और मतलब सीवियर कितना ज़्यादा है कंडीशन, वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। हीमोफीलिया इनहेरिटेबल डिजीज़, एक इनहेरिटेबल डिजीज़ है, मतलब आपके है तो आपकी आने वाली जनरेशन को भी हो जाती है। यूजुअली अफेक्टेड मेल्स ओनली, मतलब जो ये ज़्यादातर जो होते हैं मेल्स को ही अफेक्ट करती है, और जो वुमेन्स होती है उसके अंदर वो कैरियर का वो रोल प्ले करती है, और जो मतलब अगर उसका जो आगे मेल चाइल्ड होगा उस फीमेल का तो उसको हीमोफीलिया देखने को मिल सकता है। जो फीमेल होती है यहाँ पे कोई भी सिम्टम्स वगैरह नहीं दिखाती है, पर जो उसका मेल चाइल्ड होता है उसको हीमोफीलिया हो ही जाता है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल क्लोटिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड सो दैट माइनर वाउंड में रिजल्ट इन फैटल ब्लीडिंग। जो हीमोफीलिया होता है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो आपकी जो क्लोटिंग लेवल होती है, जो ब्लड क्लोटिंग होती है वो बॉडी कर नहीं पाती है, जिसके कारण अगर आपका छोटा सा भी कट लग जाएगा तो काफ़ी सीवियर केस बन जाता है, उसके अंदर आपका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। Thalassemia, group of inherited disorder characterized by reduced or absent amount of hemoglobin globin and fewer red blood cells in the body than normal। मतलब कि जो ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, अगर आपके है तो आपके आने वाली जनरेशन के अंदर हो जाता है ये, और साथ ही साथ इसके अंदर जो आपका हीमोग्लोबिन है उसकी जो अमाउंट होती है वो नॉर्मल व्यक्ति से बॉडी में कम मिलती है, और जो आपके रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी सेल्स जो होते हैं वो भी नॉर्मल पर्सन से कम मिलता है उनका काउंट।
सिम्टम्स इंक्लूड फटीग, अकडन, वीकनेस, कमज़ोरी, पेलनेस, पीलापन, और साथ साथ जो आपकी डेवलपमेंट होती है ग्रोथ की वो भी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। फिर उसके बाद सिकल सेल डिजीज़, ये भी एक इनहेरिटेड ग्रुप है, डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो आपका आरबीसी सेल्स होती है उसकी शेप स्फेरिकल से बदल के सिकल शेप में बन जाती है, ऐसी सी बन जाती है उसकी। द सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स डाई अर्ली, जो ये वाले सेल्स होते हैं ये जल्दी मर जाते हैं। ये सिकल शेप सेल वाले हैं ये जल्दी मर जाते हैं, और जिसके कारण क्या आते हैं, आपकी जो हेल्दी आरबीसीज होती हैं उनकी अमाउंट कम हो जाती है, और जिसके कारण आपकी जो इन्फेक्शन वगैरह है और फटीग वगैरह बॉडी में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े मतलब ग्रुप जो है उसको इंक्लूड करा जाता है, जो मेनली होता है उसमें लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को इस पूरे ग्रुप में। इट अफेक्ट्स एबिलिटी ऑफ चाइल्ड, ये जो बच्चे की क्षमता होती है पढ़ने की, लिखने की, बोलने की, सुनने की, रीजनिंग स्किल या फिर मैथ्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उन क्षमताओं को ये अफेक्ट करता है। और ये जैसे डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, ये कुछ एग्जांपल हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के। नेक्स्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी कवर्स नंबर ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू हियरिंग इम्पेयरमेंट और एनी अदर लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। जो स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी नॉर्मल जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड हो या फिर और किसी लैंग्वेज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो बच्चों को, तो उनको इंक्लूड करा जाता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। मल्टीपल डिसेबिलिटी, इन मल्टीपल डिसेबिलिटी पर्सन हैव मोर देन वन डिसेबिलिटी। जो मल्टीपल डिसेबिलिटी होता है उसके अंदर उस व्यक्ति को एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होते हैं, जो कैटेगरी बता रखी है 21 में से कोई भी दो होते हैं या दो से ज़्यादा होती है, उनमें से जो RPWD में लिस्टेड हैं उनकी अकॉर्डिंग। हैविंग मल्टीपल इश्यूज क्रिएट एजुकेशनल नीड्स दैट कैन नॉट बी मेट इन अ प्रोग्राम फॉर वन कंडीशन। एक या दो से ज़्यादा कंडीशन होने की वजह से जो एजुकेशनल नीड होती है एक बच्चे की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से आप उसे एक ही डिजीज़ के या एक ही डिसेबिलिटी के हिसाब से कवर नहीं कर सकते। तो थैंक यू गाइस आज की वीडियो देखने के लिए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।